गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक और अद्भुत चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर नंबर 8 है। आइए हम इसका बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, या फिर आप भी जो है इसमें देखिए कि आप कितना क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बस एक ही काम करना है कि वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक को गर्म किए जाने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, वह यौगिक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई यौगिक है AB, जब इसको गर्म किए तो A और B में ये टूट जा रहा है, तो कह रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया होगी, आपको बताना है। योगशील अभिक्रिया होगी कि विस्थापन अभिक्रिया होगी कि उष्मीय अभिक्रिया होगी कि आयनिक अभिक्रिया होगी? उष्मीय अभिक्रिया कि आयनिक अभिक्रिया? देखिए बच्चों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता, सबसे पहले उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तब वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में तो वियोजन है नहीं, ऑप्शन में वियोजन नहीं है, ऑप्शन में संयोजन है। संयोजन तो नहीं होगा क्योंकि दो भागों में टूट जा रहा है, ठीक है। विस्थापन भी नहीं होगा क्योंकि विस्थापन में एक विस्थापित होता है। इसको हम लोग कहेंगे उष्मा का यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उष्मीय अभिक्रिया, या फिर इसको बोल सकते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, यानी कि आपका आंसर जो है सी सही होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें उष्मीय नियंत्रित कार्य में परिवर्तित हो जाती है, उष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो जाती है, उष्मा का विद्युत में परिवर्तन होती है, कि उष्मा का अवशोषण होता है, कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। बच्चों, उष्माक्षेपी का मतलब होता है उष्मा का उत्सर्जन होना, यानी कि आपका आंसर जो है डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है इसका डी सही होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि FeCl2 क्लोरीन से अभिक्रिया करके FeCl3 बना रहा है, तो कह रहा है कि बताइए कि FeCl2 क्या है। तो बच्चों, इसको निकालने का, इसको बनाने का दो विधि है। आइए देखते हैं क्या क्या, ठीक है। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में, जैसे अभिक्रिया हो रहा है FeCl2, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरस क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना रहा है FeCl3, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि FeCl2 क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है आक्सीकारक, अवकारक, उत्प्रेरक कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो बच्चों देखो, हम क्या जानते हैं कि देखिए, अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए तो क्लोरीन का 1 होता है, तो इसका 2 क्लोरीन है तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन मुक्त अवस्था में है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन का 3 क्लोरीन है तो 3 हो जाएगा। देखिए बच्चों, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं बच्चों। जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर अभिक्रिया के फलस्वरूप बढ़ जाता है, उस पदार्थ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि FeCl2 में क्या हो रहा है जी? ऑक्सीडेशन। और आप लोग जानते होंगे कि जिस पदार्थ में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है वो पदार्थ कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अवकारक पदार्थ होगा बच्चों। यानी इसका आंसर होगा क्या जी? अवकारक का काम करेगा FeCl2, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ। इसके अलावे इसका एक और मेथड होता है, आइए देखते हैं क्या। जैसे देखिए यहाँ पे लोहा का ना 2 यहाँ पे क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया है FeCl2 और एक दिया है FeCl3। देखिए अभिक्रिया में FeCl2 है और ये बन जा रहा है FeCl3। देखिए बच्चों, इसमें अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए तो 2 होगा और इसमें निकाला जाए तो 3 होगा। देखिए बच्चों, आप लोग ये भी जानते होंगे कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कम होता है उसको अस कहा जाता है, ठीक है। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक होता है उसको इक कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अस हमेशा अवकारक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बच्चों? अवकारक का। और इक हमेशा ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ऑक्सीकारक। तो बच्चों, तो यहां पे देखो तो क्या पूछा है
यहाँ पे पूछा है FeCl2 क्या होगा, तो FeCl2 क्या होगा बच्चों, तो FeCl2 अवकारक होगा, क्योंकि इसका नाम होगा इसका अगर नाम लिखा जाए तो फेरस क्लोराइड होगा, फेरस क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और इसका नाम लिखा जाए तो इसका नाम होगा फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये होगा आपका आंसर, यानी आंसर नंबर बी सही होगा जी। ठीक है, दोनों तरीका बहुत ही सुंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि HgCl2 SnCl2 से अभिक्रिया करके Hg2Cl2 और SnCl4 बना रहा है, यह अभिक्रिया क्या है। देखिए बच्चों, जनरली आप ये याद रखिएगा कि जब भी कोई अभिक्रिया दिया है, कुछ को छोड़कर बाकी सभी अभिक्रिया रिडक्स होती है। क्या होती है जी, रिडक्स, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रिया सभी रिएक्शन में होती है, कुछ को छोड़कर। तो कारक ये रिएक्शन दिया हुआ है, कारक ये क्या है, प्रतिस्थापन है, अवकारक है, अपचयन है कि उपचयन तथा अपचयन दोनों है। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रत्येक रिएक्शन में उपचयन तथा अपचयन दोनों होती है। लेकिन अगर आपके मन में आए कि कैसे पहचानेंगे कि सब में होती है और कैसे पहचानेंगे कि कुछ अभिक्रिया में नहीं होती, उसका भी तरीका है, आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें समझिएगा, अगर ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाए तो इसका ऑक्सीकरण संख्या ही बताएगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। तो -1 होता है, 2 से भाग देंगे तो इसका +1 आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का 1 होता है, 2 को क्लोरीन तो 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। इसमें देखो क्लोरीन का 1, लेकिन 2 को यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका हो जाएगा SN का हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो -1, 2 से भाग देंगे तो +1, ये सेम है। और ये देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, SN2L2 का, क्योंकि क्लोरीन का 1 तो इसका 2 हो जाएगा। इसमें देखो 1 होता है तो इसका 4। अब देखो जी, यहाँ पे मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 1 हो रहा है, यानी कि इसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर हम टीन की बात करें, SN की बात करें, तो ऑक्सीकरण संख्या 2 से -4 हो रहा है, तो यानी इसमें भी घट रहा, तो किसी में घट रहा है, ये +4 ना, -1 है तो 1 चौका 4 हो जाएगा, 4 है क्लोरीन, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी इसको बोलेंगे उपचयन और अपचयन दोनों, या फिर इसको संक्षिप्त में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे जी, रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि NH4Cl अमोनिया क्लोराइड NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म कर रहा है, तो H2O प्राप्त हो रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे अलग हो रहा है, और NaCl का एक उदाहरण है, रिएक्शन दिया हुआ है। यानी इस अभिक्रिया में आप देखिएगा नाइट्रोजन अलग हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि ये कौन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है कि द्विविस्थापन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है कि योगात्मक और अपघटन दोनों का उदाहरण है। तो बच्चों देखिए, इसमें द्विविस्थापन तो हो रहा है, लेकिन द्विविस्थापन के साथ साथ अपचयन भी हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन वहां पे टूट रहा है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि द्विविस्थापन अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन योगात्मक अभिक्रिया है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा एडिशन रिएक्शन है या कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको बताना है, कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन जानना होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, तो जिंक प्लस SnCl2 अभिक्रिया करके देखो तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे अलग हो जा रहा है, तो ये तो संयोजन नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके NaCl बना रहा है। देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी आंसर जो है बी सही हो जाएगा। बी ही जो है संयोजन होगा, बाकी जो सब गलत है, यानी आंसर जो है बी सही होगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है। किसका निकालना है जी, कार्बन का निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या है कि हम सबका ऑक्सीडेशन संख्या जोड़ करके 0 के बराबर लाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है प्लस 2 गो कार्बन है प्लस 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, और इन टोटल का ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कारण है क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब भी किसी मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज नहीं होता है तो उसके कुल परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है, तो इसलिए 0 किए हैं। 2 का 2। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है,
2 का 2, कार्बन का कार्बन, 4 का 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है और ये 0 का 0। तो +2 +2C, 4 दूना 8 और ये 0 का 0। तो देखिए 2C का 2C, 8 में से 2 गया तो -6 = 0। ठीक है, तो 2C ज्ञात करेंगे तो ये 6 होगा, 2 3 6, यानी C का मान होगा +3। C का मान कितना होगा बच्चों? +3 होगा, यानी आपका आंसर होगा +3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिखिए भी। आगे देखते हैं जी। देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना बेहद ही जरूरी है जी। कह रहा है कि H2C2O4 जब एक क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डाला जाता है तो आयरन सल्फेट को, ये कहां से आ गया है? देखिए ये वाला वर्ड है ना, गलत से टाइप हो गया। ठीक है ना, इसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, क्या पढ़ेंगे आप? देखिए कह रहा है कि जब क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटा करके फेरस सल्फेट बना लेता है। तो यह अभिक्रिया क्या होगी? देखिए यहाँ पे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, और इसके विलयन में क्या डाला जा रहा है? लोहा को डाला जा रहा है। बच्चों आप जानते हैं कि लोहा जो है ना कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं कि जो तत्व अन्य क्रियाशील होगा वो अन्य तत्वों को विस्थापित कर देगा, यानी कम क्रियाशील को विस्थापित करेगा। तो इसको हटा करके क्या बनाता है? FeSO4 प्लस कॉपर, यानी कॉपर का क्या हो रहा है जी? विस्थापन हो रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन, योगात्मक, अपघटन की वियोजन। ठीक है, तो देखिएगा अभिक्रिया ये विस्थापन हो रहा है, और याद रखिएगा विस्थापन ही प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन, खास करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया का नाम तब लिया जाता है ना जब यह अभिक्रिया ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच हो रही है, लेकिन ऑप्शन में विस्थापन है नहीं, इसलिए आप प्रतिस्थापन से ही काम चलाएंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। एक्चुअली केमिस्ट्री में इसको ना देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस प्रतिस्थापन को ना डिस्प्लेसमेंट ना बोल करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि समीकरण SO2 प्लस H2S, ठीक है, अभिक्रिया करके 3S प्लस H2O बना रहा है, 2H2O बना रहा है। तो कह रहा है कि इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, आपको बता देना है। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है बताइए। चलिए जी देखिए, पहले एक बात याद रखिएगा, जिस पदार्थ में अवकरण होता है, अवकरण, वह पदार्थ जो है ऑक्सीकारक होता है। इस बात को आप लोग नोट हमेशा याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरा बात आप लोग याद रखिए कि जिसमें ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, वह पदार्थ जो है ना अवकारक होता है, अवकारक पदार्थ होता है। अवकारक पदार्थ को ही उपचायक कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा, उपचायक कहा जाता है। और ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए यहाँ पे। ये देखिएगा, अवकारक को उपचायक नहीं कहा जाता है, अवकारक को अपचायक कहा जाता है, अपचायक पदार्थ कहा जाता है, और ऑक्सीकारक को उपचायक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जी, जिसमें अवकरण की प्रक्रिया होगी, अवकरण की प्रक्रिया होगी, वह पदार्थ ऑक्सीकारक होगा या उपचायक पदार्थ होगा, और जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी वह पदार्थ अवकारक होगा या अपचायक होगा। अब दूसरा बात देखिएगा, हम कैसे पहचानेंगे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है? तो हम सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे और उसी से हम लोग मालूम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, ध्यान से देखो आप लोग, या फिर आप लोग ऑक्सीकरण में ऐसे भी पढ़े हैं कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, याद रखिएगा बच्चों, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस पदार्थ को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑक्सीकरण। और अवकरण क्या होता है कि जिस पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है,
तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें अवकारक पदार्थ क्या है। देखिएगा जी, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए SO2 से ऑक्सीजन निकल गया, या फिर ऐसे भी देखो, अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो ऑक्सीजन का होता है -2, 2 से गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पे सल्फर मुक्त अवस्था में है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। अगर हम इसका निकालें तो इसका होता है +1, आई उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और ये देखो ऑक्सीजन का -2 तो इसका हो जाएगा +1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि सल्फर का ना, यहाँ पे देखो सल्फर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो सल्फर से ऑक्सीजन का निकलना होता है रिडक्शन। क्या होता है जी? रिडक्शन। क्या 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 है इसमें? अच्छा पूरा मिटाने दो जी। देखिएगा रिएक्शन क्या था, SO2 + 2H2O। 2H2O से हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये 3S + 2H2O। तो देखिए इसमें से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बच्चों? तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो इसमें रिडक्शन होगा। और इसमें देखो ये क्या हो रहा है, इसमें तो H2O से हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी इसमें हो रहा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसमें हुआ? H2S में हुआ, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड में हुआ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? HNO3 नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है। तो देखिए जब भी इस पे कोई चार्ज नहीं होगा ना तो इसका टोटल ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर होता है। तो चलिए 0 लिख दिए। हाइड्रोजन का होता है +1, नाइट्रोजन का निकालना है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 का 3 और ऑक्सीजन का होता है -2, 0 का 0। तो +1 + n 3 दूना 6 = 0। तो देखिए तो 6 में से 1 गया तो -5 = 0, -5 हो जाएगा = 0। n का मान निकालेंगे तो +5। ठीक है, तो +5 हो जाएगा, यानी आंसर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण Fe+ इतना। देखिएगा जी, लोहा है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर दिया और FeSO4 बना रहा है। तो कह रहा है कि कॉपर क्या हो रहा है बताइए? कॉपर अपचयित हो रहा है कि कॉपर ना तो उपचयित हो रहा है ना तो अपचयित हो रहा है। ये दूसरा है कि उपचयित हो रहा है, और तीसरा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों कॉपर का यहाँ पे अगर देखो लोहा यहाँ पे मुक्त अवस्था में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। जब भी कोई तत्व मुक्त अवस्था में होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पे सल्फर का -2, सॉरी SO4 का सल्फेट का होता है -2, तो कॉपर का हो गया +2 और ये हो गया 0। यहाँ पे कॉपर मुक्त अवस्था में है तो 0, और लोहा में देखो तो -2, इसका तो इसका +2। लेकिन आपसे पूछा है कॉपर का, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा कि बढ़ रहा जी? तो देखो तो पहले 2 था, हो गया 0, यानी कि घट रहा तो रिडक्शन हो रहा है। तो यानी कि रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो ये अपचयित हो रहा है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही, अपचयित हो रहा है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि KMnO4 प्लस इतना और इतना से अभिक्रिया करके फलाना फलाना प्रोडक्ट बना रहा है। तो कह रहा है कि Mn का किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो चलिए Mn यहां से उठाइए और Mn यहां से उठाइए, तो क्या बन रहा है जी? KMnO4। ठीक है, KMnO4 से क्या बन रहा है जी? 2MnSO4 बन रहा है। तो SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो SO4 का -2 होता है, तो इसका हो जाएगा +2। और यहाँ पे देखो MnO4 का निकालेगा तो ऑक्सीजन का होगा 4, तो 4 दूना 8, 8 इसका होता है। देखिए KMnO4 का निकालेंगे तो कितना आएगा देखिएगा जी बच्चों। पोटेशियम का होता है 1, Mn का निकालना है, और ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन का होता 4 गो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का होता है -2 और 0 का 0, +1 Mn का Mn, और ये 4 दूना 8 = 0, यानी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -7, उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो ये है +7, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हुआ क्या? आप ध्यान दीजिएगा, Mn का कितना आ गया जी? Mn का आ गया +7। तो देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर अभिक्रिया में पहले 7 था, लेकिन 7 से कितना हो गया? 2 हो गया, यानी कि घट रहा है ना। घटने का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है जी, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी कि Mn मैग्नीज जो है ना अपचयित हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इसको देख लो अच्छे से। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 7 से
7 से कितना हो गया था जी, 7 से 2 हो गया था, यानी घट रहा था ना, घट रहा था तो रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। कह रहा है कि NH4Cl को जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया बनता है और HCl बनता है। ठीक है, बनता है, जो ठंडा होकर दोबारा अमोनिया क्लोराइड बनाता है। और जब इसको ठंडा किया जाता है, यानी कि ये अभिक्रिया को दिखा रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि देखो, जब इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है, और जब इसको कोल्ड करते हैं तो ये बनता है। तो कह रहा कि बताइए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आयनिक वियोजन का, कि उष्मीय वियोजन का, कि अपघटन का, कि उष्मीय वियोजन का। उष्मीय अपघटन दिया है ना, देखिएगा जी। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि उष्मीय वियोजन और उष्मीय अपघटन में अंतर क्या होता है। उष्मीय वियोजन और उष्मीय अपघटन में अंतर क्या होता है, देखिएगा। अपघटन और वियोजन में समझिए अंतर। अपघटन और वियोजन में अंतर क्या है बच्चों, ये समझिएगा। वियोजन, देखिए बच्चों, वियोजन अभिक्रिया जो होती है ना, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि एक बार, जैसे देख लो, ये अमोनिया क्लोराइड था, जब इसको गर्म किए तो अमोनिया और HCl बन गया, और जब इसको ठंडा किए तो फिर अमोनिया क्लोराइड बन गया। इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी इसे डबल हेडेड एरो द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा है अपघटन, कि एक बार अगर टूट गया तो फिर वह जुटेगा नहीं, यानी कि उसको सिंगल एरो से दिखाया जाता है। तो अपघटन और वियोजन में यही अंतर है कि इसमें मूल रूप को प्राप्त किया जा सकता है और इसमें मूल अवस्था को प्राप्त किया नहीं जा सकता है। तो इसमें तो मूल अवस्था प्राप्त हो रहा है, जब इसको फिर ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया बच्चों। ठीक है, वियोजन में प्राप्ति का मार्ग होता है, जबकि अपघटन में दोबारा प्राप्त उसे नहीं किया जा सकता है। जैसे अपघटन का एक एग्जाम्पल देखिएगा, CaCO3 संगमरमर है, जब इसको हम गर्म करेंगे ना तो ये टूट जाएगा CaO + CO2, यानी कि संगमरमर को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जब पुनः ये टेम्परेचर को हटाओ चाहे फिर से हटाओ, फिर ये दोबारा ये आपस में मिल करके ये नहीं बन सकता है। इसीलिए इसको हम कहेंगे अपघटन। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि नॉन इरिवर्सेबल होती है, या इसको बोल सकते हैं इरिवर्सेबल बोल सकते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय। तो बच्चों इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अक्सीकारक तथा अवकारक दोनों का कार्य करता है। कह रहा है कि बताइए अक्सीकारक और अवकारक का कौन कार्य करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। HNO3 कार्य करता है, कि H2O2 कार्य करता है, कि हाइड्रोजन करता है, कि HCl करता है। अगर जानते हैं आप लोग तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोनों का कार्य जो है H2O2 करता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये दोनों का कार्य करता है, यानी ऑक्सीकारक का भी कार्य करता है और अवकारक का भी कार्य करता है। और ये याद रखिएगा जी, जो पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का कार्य करता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं जी, रेडॉक्स रिएजेंट बोलते हैं इसको। तो आप लोग चलिए, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके HCl बना रहा है। तो कह रहा है कि बताइए किसका अपचयन हो रहा है। अपचायक पदार्थ आपको बताना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सल्फर जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl2 बना रहा है। बच्चों देखिएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0, इसका भी 0। कहिएगा सर 0 क्यों, तो 0 इसलिए क्योंकि ये मुक्त अवस्था में अभी किसी के साथ जुड़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही जुड़ जाएगा तो क्लोरीन का हो जाएगा -1, तो दुग है तब -2, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, 0 से 2 हो गया, और ये घट रहा 0 से माइनस हो गया तो रिडक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको बताना है कि पदार्थ बताना है। तो आपको बताए थे कि जिस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी वो पदार्थ होगा रिड्यूसिंग। वो पदार्थ क्या होगा जी, रिड्यूसिंग होगा, यानी कि अपचायक पदार्थ होगा। अपचायक पदार्थ होगा। और जिसमें रिडक्शन की प्रक्रिया होगी वह पदार्थ उपचायक होगा। उपचायक पदार्थ होगा। तो बच्चों बताइए आंसर कौन होगा जी। कह रहा है कि बताइए सल्फर, कह रहा है कि इसमें किसका अपचायक हो रहा है। तो अपचायक किसका हो रहा है, अपचायक पदार्थ कौन है, तो सल्फर है।
यानी कि लिखेंगे सल्फर का एस का। बहुत शानदार क्वेश्चन है जी, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। आप याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो पदार्थ रिड्यूसिंग होता है, और जिसमें रिडक्शन की प्रक्रिया होती है वो पदार्थ ऑक्सीडाइजिंग होता है। इस बात को अगर याद रखिएगा तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन तो आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक बताना है, कैटलिस्ट के बारे में बताना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से एक सही है, तो देखिए कौन सही होगा, देखते हैं। कह रहा है कि एक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता है। देखिए बच्चों, उत्प्रेरक का काम होता है कि अभिक्रिया को गति को बढ़ा देना बिना अभिक्रिया में भाग लिए। रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर सकता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, कि अभिक्रिया की गति को ना तो कम कर सकता है और ना अधिक कर सकता है, ये भी गलत है। देखिए, उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देना, यानी आंसर सी जो है सबसे सुपेरियर आंसर है इसका, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन उत्प्रेरक के लिए गलत है? उत्प्रेरक के लिए गलत बताना है। ऑप्शन पहला है, इसका प्रभाव विशिष्ट होता है। सही बात है जी। देखिएगा, उत्प्रेरक ना एक खास अभिक्रिया के लिए ही उपयुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रिया में काम आती है। एक विशेष उत्प्रेरक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, इस बात को याद रखिएगा। इसका प्रभाव विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। यह साम्यावस्था को बदलता है। साम्यावस्था को कैसे बदलेगा इक्विलिब्रियम में से? तीसरा देखते हैं, इसकी थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त होती है, यह भी सही है। या किसी क्रिया की गति को परिवर्तित कर सकता है, हाँ, इसका काम है गति को घटाना या बढ़ाना, ठीक है। तो ये आंसर जो है गलत है, और जो गलत है वही सही है, यानी इसका आंसर होगा बी, ये साम्य अवस्था को बदलता है। उत्प्रेरक का डिफिनीशन क्या होता है कि वैसा पदार्थ या वैसा रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के साम्य अवस्था को बिना बदले अभिक्रिया के गति को बढ़ा या घटा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अगुआ की तरह कार्य करता है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? कह रहा है कि प्लेटिनम का उपयोग कौन सी अभिक्रिया में किया जाता है? चलिए जी, प्लेटिनम का उपयोग किस उत्प्रेरक में किया जाता है? तो अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, कि तेलों के कठोरीकरण में, कि संश्लेषित रबड़ बनाने में, कि मेथेनॉल के संश्लेषण में। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखिएगा, अमोनिया से जब नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है ना, बहुत सारा इसको रिएक्शन से होकर गुजरना पड़ता है, पहले इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब जाकर ये बनता है, ठीक है। तो इसमें प्लेटिनम का यूज किया जाता है। तो कह रहा कि बताइए कि ये किसका? तो देखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ए, अमोनिया का जब ऑक्सीकरण किया जाता है, यानी कि देखो, जब अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाना रहता है ना, तो इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है, NO2 प्राप्त होता है। तो उत्प्रेरक कौन होता है जी? तो उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम। और ये विधि कौन सी कहलाती है? तो ओसवाल्ड विधि कहलाती है, ओसवाल्ड विधि। ये भी याद रखिएगा, ओसवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया का ओसवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण किया जाता है जी। कि कौन सा विधि द्वारा किया जाता है? तो ओसवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब KClO3 को गर्म किया जाता है तब KCl तथा O2 में विघटित हो जाता है, और जब इसे KMnO2 के मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। ध्यान रखिएगा जी, कह रहा है कि KClO3 है, जब इसको गर्म किया जा रहा है तो KCl प्लस O2 बन रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जब इसमें क्या मिलाते हैं, KMnO4 मिला देते हैं, तो ये अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। तो तीव्र किसके चलते हुआ जी? तो तीव्र KMnO4 के चलते हुआ। और तो ये कह रहा है कि बताइए कि ये क्यों होता है ऐसा? तो MnO2 विघटित होकर के O2 देता है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है कि MnO2 अभिक्रिया करके उष्मा देता है, इसलिए होता है। कि MnO2 अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, इसलिए होता है। कि MnO2 एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यही सही है। देखिए, जब भी किसी अभिक्रिया में किसी अन्य पदार्थ को मिलाने से अगर अभिक्रिया तीव्र हो गई या मंद हो गई, तो समझिए कि वो मिलाया गया पदार्थ क्या है? तो उत्प्रेरक है, यानी ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब उत्प्रेरक
वह अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, ये ठोस में है, ठीक है, बी है, ये लिक्विड में है, ठीक। जब दोनों को मिलाएं तो ए बी बना, और ए बी जो बना ना वो ठोस अवस्था में आ गया, चाहे गैस अवस्था में आ गया, ठीक है। तो जब उत्प्रेरक अभी, और यहाँ पे जो उत्प्रेरक है, कोई पदार्थ यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है, जैसे मान लेते हैं कि एम यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये गैस में है, तो कह रहा है कि बताइए कि उत्प्रेरक क्या होगा। देखिएगा उत्प्रेरक की अवस्था, देखो ये गैस में है, ठीक है, और अभिकारक की अवस्था देखो तो यहाँ पे ठोस भी है और द्रव भी है। याद रखिएगा उत्प्रेरक की अवस्था अगर अभिकारक की अवस्था के एक समान हो, यानी ये भी गैस और ये भी गैस होगा, तो उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। लेकिन ये अगर गैस में है और ये ठोस और द्रव में है, यानी अवस्था अलग अलग है, उस स्थिति में उत्प्रेरक को हम लोग बोलेंगे बी समांगी उत्प्रेरक। तो आपका आंसर होगा बी समांगी उत्प्रेरक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, एक जो है अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं। बढ़ा देगा उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो घटा देगा उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो कह रहा है कि क्या होगा, स्व उत्प्रेरक होगा कि धनात्मक उत्प्रेरक होगा कि ऋणात्मक होगा कि उत्प्रेरक 20 होगा। तो आप चलिएगा किसमें जी, सी के साथ, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा जी। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा, सी होगा, तो आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है। कह रहा है कि तेल का हाइड्रोजनीकरण आप पढ़े होंगे कि आप ऐसे पढ़े होंगे कि वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है निकेल के उपस्थिति में, ये तो ठोस होता है ना और ये गैस अवस्था में, तो वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बनता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि उत्प्रेरक कौन होता है, समांगी उत्प्रेरक होता है कि बीसमांगी होता है कि स्व उत्प्रेरक होता है कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए तेल से ना, यानी हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि वनस्पति तेल होता है, जब उसमें हाइड्रोजन प्रवाहित किया जाता है तो किसमें बदल जाता है, वनस्पति घी में बदल जाता है। इसको डालडा कहा जाता है। वनस्पति घी का मतलब क्या होता है, डालडा होता है। तो कह रहा है कि उत्प्रेरक क्या है बताइए, ठीक है, उत्प्रेरक क्या है बताइए। तभी बताए थे, देखो हाइड्रोजन जो है गैस है, ठीक है, और निकेल क्या है, ठोस है। जब अवस्था अलग अलग होगा तो ये जो उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक 20 होगा, उत्प्रेरक 20 होगा जी। तो इसको हम लिखेंगे उत्प्रेरक 20, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। तो सॉरी 20 नहीं, क्या बोल दिए जी, देखिएगा जब अवस्था भिन्न होगा, देखिए अवस्था सेम होगा तो समांगी होगा, अगर सेम नहीं होगा तो उत्प्रेरक क्या होगा, बीसमांगी होगा। बीसमांगी उत्प्रेरक बीसमांगी होगा। देखिए उत्प्रेरक 20 कब होता है, जब गति को घटा दे तब होगा, वो विशेष प्रकार का होता है। इसमें होगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पहले KMnO4 तथा ऑक्जेलिक अम्ल धीमी गति से बनता है, लेकिन कुछ क्षण पश्चात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। देखिएगा KMnO4 है प्लस ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड पहले धीमी गति से अभिक्रिया कर रहा है, किसके उपस्थिति में, तो H2SO4 में। लेकिन एक समय ऐसे आता है जिसके बाद इसकी गति बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि गति क्यों बढ़ जाती है, ऐसा क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है कि उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है कि स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है कि बीसमांगी उत्प्रेरक का। तो देखिएगा, देखिए पहले तो रिएक्शन सेम हो रहा है KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का, लेकिन एक क्षण के बाद अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। ऐसा कारण इसलिए होता है कि जो H2SO4 है ना, वह स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी अपने आप जो है उत्प्रेरित हो जाता है, यानी कि स्व उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका।
अगला क्वेश्चन है, ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। तो 23 का आंसर जो है, यानी कि इसमें आपसे पूछा क्या है कि उत्प्रेरक क्या होगा, तो आप इसका आंसर लगाएंगे कि ये अपने आप जो होता है उत्प्रेरित हो जा रहा है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 23 का। और क्वेश्चन नंबर आइए 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 देखिएगा, कह रहा है कि ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि ओसवाल्ड विधि में ना नाइट्रिक अम्ल बनाना है HNO3, ठीक है। याद रखिएगा HNO3 में प्लेटिनम उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये बनाया कैसे जाता है, अमोनिया से। तो उत्प्रेरक कौन होगा जी, प्लेटिनम होगा, ठीक है। यानी देखिएगा अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है प्लेटिनम की उपस्थिति में ना, तब NO2 प्राप्त होता है और उससे जो होता है HNO3 बनाया जाता है, ठीक है। और ये विधि क्या कहलाती है, ओसवाल्ड विधि कहलाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ओसवाल्ड विधि। ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक और प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए हैं। कह रहा है कि आर्सेनिक और प्लेटिनम किस प्रकार के उत्प्रेरक है, वर्धक है कि उत्प्रेरक, विष है कि प्रेरित उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक वर्धक है। इसको एकदम याद रखिएगा, ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, आर्सेनिक और प्लेटिनम, ठीक है। आंसर नंबर क्या होगा इसका, बी होगा जी। अब कह रहा है कि ये C6 नहीं है, H12 हो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि C12H22 O11 में कार्बन की कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। कार्बन का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको बताया था ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, 12 कार्बन है प्लस 22 हाइड्रोजन है और प्लस 11 ऑक्सीजन है, और इसका टोटल ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर होगा। तो 12 का 12 C 22 और हाइड्रोजन का होता है 1, 11 का 11 और ऑक्सीजन का होता है -2 = 0, यानी कि 12 C प्लस 12 प्लस 22 है ना, 22 से कम 22 और 11 दूना 22 = 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम जब C का मान निकालेंगे तो 0/12 यानी कि 0 हो जाएगा। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी जी, B हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किसी पदार्थ से विद्युत धनी भाग का कम होना क्या कहलाता है। देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है M, सुनिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है मान लेते हैं कोई पदार्थ M है और इसमें धनावेश की संख्या +4 है। कह रहा है कि किसी पदार्थ से विद्युत धनी भाग का कम होना क्या कहलाता है। मान लेते हैं Mn+4 है और Mn+3 हो गया, तो इसमें धनावेश की संख्या तो कम होगा। तो देखिए धनावेश की संख्या का कम होना यानी ऑक्सीकरण संख्या का कम होना, और ऑक्सीकरण संख्या का कम होने का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, यानी कि रिड्यूस होगा। तो क्या होगा, उपचयन गलत है, अपचयन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हो गया था ये, ठीक है। कह रहा है कि एक उत्क्रमणीय क्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है। कह रहा है कि कोई उत्क्रमणीय क्रिया है, जैसे A+B है और ये बन जा रहा है AB। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को डबल हेडेड एरो द्वारा सूचित किया जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि यह किस प्रकार की, माने कह रहा है कि एक उत्क्रमणीय क्रिया में उत्प्रेरक किसका कार्य करता है, अग्र तथा पश्य अभिक्रियाओं की गति को समान रूप से बढ़ाता है। यानी अग्र माने ये, पश्य माने ये, इसको अग्र भाग कहते हैं, ठीक है, और इसको पश्य भाग कहते हैं, पश्य भाग होता है। तो कह रहा है कि बताइए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है, यहाँ पे जो उत्प्रेरक होगा वो किसका कार्य करेगा। तो उत्प्रेरक जो है, तो कह रहा है कि अग्र तथा पश्य दोनों क्रियाओं को समान रूप से गति को बढ़ाता है, कि केवल अग्रिम क्रिया के गति को बढ़ाता है, कि अग्रिम क्रिया की गति को बढ़ाता है तथा पश्य क्रिया की गति को कम करता है, कि अग्रिम क्रिया की गति पश्य क्रिया की अपेक्षा तेजी से होती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही क्या है, तो उत्प्रेरक का काम ही होता है ये कि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के साम्य स्थिति को बनाकर रखेगा, यानी कि अग्र और पश्य दोनों प्रकार के गति को साम्य रूप से क्या करेगा, परिवर्तित करेगा, बढ़ाएगा या फिर घटाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है। तो आइए देखते हैं, AgNO3 है और HCl मिला रहे हैं तो AgCl प्लस HNO3, तो इसमें तो प्रतिस्थापन हो रहा है लेकिन ये डबल है, डबल डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? देखिए कह रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो देखिए इसमें द्विविस्थापन हो रहा है, यानी इसमें तो प्रतिस्थापन हो रहा है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें तो वियोजन हो रहा है, इसमें संयोजन हो रहा है, तो ये गलत है और ये भी गलत है। तो मिला जुलाकर आपका आंसर होगा ए, यानी कि ए में ही प्रतिस्थापन हो रहा है। और ये कौन सा प्रतिस्थापन है? डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि AgCl2 और SnCl2 अभिक्रिया करके ये और ये बना रहा है, तो कह रहा कि बताइए कि इसमें कौन सा असत्य है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 और दूगो है तो इसका हो जाएगा +2। ठीक है, इसका होता है -1 और दूगो है तो +2 हो जाएगा, -1 और 2 से भाग देंगे तो +1, -1 और +4। यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं +4। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसमें हो क्या रहा है, तो ऑक्सीडेशन संख्या पहले 2 था, अभिक्रिया के बाद 1 हो गया, यानी कि इसमें रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इसमें देखो ऑक्सीकरण संख्या 2 था और 4 हो गया, तो यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अभी आपको बताए थे कि जिस पदार्थ में ऑक्सीडेशन होता है वो पदार्थ क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है। तो यानी ऊपर वाला क्या हो गया? रिड्यूसिंग हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि HgCl2 का अपचयन हो रहा है, तो HgCl2 अपचयन, सही बात है, यहाँ पे अपचयन तो रिडक्शन हो ही रहा है, तो ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, SnCl2 देखिए हाँ 2 से 4 हो जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी सही है। ठीक है, HgCl2 क्या ये है? HgCl2 का उपचयन हो रहा है, यही गलती खा गया। देखिए उपचयन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, तो यही गलत है और ये भी सही है, उपचयन का कार्य कर रहा है, यानी ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा जी? सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है H2O3 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो 2 गो सल्फर है और +3 गो ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, तो 2 सल्फर +3 ऑक्सीजन का -2 = 0। तो बच्चों देखिएगा 2s प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 = 0, तो 2s उधर जाएगा तो +6, 2 तिहाई 6, तो s का मान हो जाएगा +3, यानी कि +3 कहीं है जी, +3 है नहीं, 3 दूना 6, 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन सही है कि गलत है, इसको पहले मैच करना जरूरी है। क्वेश्चन आइए जी, ओहो क्वेश्चन में क्या है ना कि क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन सुधारिएगा। यहाँ पे -2 रहेगा, जैसे H2O3 -2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो बच्चों 2s -2 है कि -3 है जी? क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ H2O3 -2 है, ठीक है, 3 है और -2 है, गुड। तो देखिए 2 सल्फर है और 3 ऑक्सीकरण है। देखिएगा जी, जब कोई मॉलिक्यूल्स उदासीन रहता है, जब कोई अणु उदासीन रहता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 के बराबर होता है, लेकिन अगर चार्ज होगा ना तो चार्ज के बराबर होगा। तो आइए निकालते हैं इसको, 2s + 3 ऑक्सीजन का -2 = -2s, तो कितना होगा जी? 2s है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 + 2s, -2 है, s कहाँ से आ गया? तो 2s = क्या होगा? -2 + 6, यानी कि 2s = +2, अच्छा सॉरी 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी s का मान कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, यानी कि +2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को
वीडियो को शेयर करना और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।